अगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है, संसद कोई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके बैठे, ये ठीक नहीं है। आय के आधार पर आरक्षण देने का मुद्दा एक बार फिर गर्म है। केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में साफ इनकार कर दिया है कि अनुसूचित जाति और जनजाति यानी एससी और एसटी में आय के आधार पर आरक्षण नहीं मुहैया कराया जा सकता, ऐसा कोई सब कोटा नहीं दिया जा सकता, या फिर यूं कहें कि क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं की जा सकती। केंद्र सरकार ने साफ किया है कि संसद ही एकमात्र वो जगह है जहां एससी एसटी की ओबीसी की जो सूचियां हैं उनमें कोई बदलाव या फेरबदल किया जा सकता है। दरअसल सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल हुई। उस याचिका में मांग की गई कि एससी एसटी ओबीसी और ईडब्ल्यूएस सभी में आय के आधार पर आरक्षण मुहैया कराने की व्यवस्था की जाए। सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका पर नोटिस जारी किया था केंद्र सरकार को, और उसके बाद केंद्र सरकार ने इस मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक हलफनामा दाखिल किया। हलफनामे में सुप्रीम कोर्ट से केंद्र सरकार ने कहा कि एससी एसटी ओबीसी में क्रीमी लेयर या फिर यूं कहें कि आय के आधार पर आरक्षण की व्यवस्था नहीं की जा सकती, जबकि ओबीसी में पहले से क्रीमी लेयर की व्यवस्था है और 8 लाख की आय से ऊपर वाले जो भी ओबीसी हैं उनको क्रीमी लेयर के दायरे में रखा जाता है। तो ऐसी स्थितियां ये स्पष्ट करती हैं कि केंद्र सरकार एससी एसटी में किसी भी तरह से क्रीमी लेयर की व्यवस्था नहीं करना चाहती है। यह जरूर है कि तमाम बार सामूहिक तौर पर या सामाजिक तौर पर यह बहस चलती रहती है, लेकिन सरकारें आती और जाती रहती हैं, और खास बात यह है कि संविधान के अनुच्छेद 341 और 42 में जिनमें एससी एसटी को आरक्षण देने की व्यवस्था की गई है, उनकी सूचियों में बदलाव करने को लेकर कोई भी सरकार तैयार नहीं होती है। आखिर इसके पीछे क्या कारण है? इसके पीछे सबसे बड़ा राजनीतिक कारण है। अगर कोई भी सरकार यानी कि केंद्र सरकार अगर इसमें बदलाव करने की कोशिश भी करती है तो देश भर में माहौल बिगड़ने लगता है, तरह तरह की बातें होने लगती हैं, और सबसे अहम बात है कि जो राजनीतिक दल सरकार में है या सत्ता में है, अगर वो ये कदम उठाएगा तो जाहिर सी बात है कि उसको नुकसान झेलना पड़ेगा। शायद यही वजह है कि जो एससी एसटी और ओबीसी में व्यवस्था की गई थी कि अगर ये आरक्षण दिया जा रहा है तो उस पर पुनर्विचार किया जाए हर एक 10 साल में, वो पुनर्विचार भी नहीं किया जाता। शायद यही वजह है कि कहीं कोई मसला राजनीतिक रंग ना ले ले और सत्ता में जो लोग हैं वो उससे बेदखल ना हो जाएं। मैं आपको समझाता हूं कि आखिर किस तरह से आरक्षण की व्यवस्था भारत में की गई है। दरअसल एससी एसटी को आरक्षण देने की व्यवस्था संविधान में पहले से है, यानी कि संविधान जब बना तब उसमें स्पष्ट किया गया कि एससी और एसटी यानी कि अनुसूचित जाति और जनजाति को आरक्षण मुहैया कराया जाए। तो यहां पर मैं ये भी बता देता हूं कि एसटी को 15% आरक्षण मिलता है, जबकि एससी को 7.5% आरक्षण मिलता है। इसके बाद आता है ओबीसी। ओबीसी के लिए आरक्षण की व्यवस्था बाद में की गई 1994-95 के आसपास, और इस व्यवस्था के साथ ओबीसी को 27% आरक्षण दिया गया। हालांकि उसमें एक व्यवस्था अतिरिक्त की गई जो क्रीमी लेयर की व्यवस्था है, जिसमें यह साफ किया गया कि 8 लाख या उससे ऊपर की आय के लोग क्रीमी लेयर के दायरे में आएंगे और उनको ओबीसी का जो आरक्षण है वो नहीं मिलेगा। सुप्रीम कोर्ट ने आरक्षण के मामलों में कई अहम फैसले दिए हैं। इनमें सबसे अहम फैसला एक है कि 50% का जो कैप है आरक्षण देने का, उससे ऊपर व्यवस्था नहीं जाएगी, यानी कि एससी एसटी ओबीसी का जो आरक्षण था वो 49.50% तक स्थिर था। लेकिन फिर आया ईडब्ल्यूएस, इकोनॉमिक वीकर सेक्शन, जिसमें सामान्य वर्ग के इकोनॉमिक वीकर सेक्शन को आरक्षण दिया जाता है जो 10% है। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने इस
ईडब्ल्यूएस के आरक्षण को भी मान्यता प्रदान कर दी, मुहर लगा दी। हालांकि जो कैप था 50% पर, वो बढ़कर अब 59.50 हो गया है। तो आप समझ लें कि 100% में 59.50% आरक्षण है। और ये आरक्षण भी कई तरह के होते हैं। नौकरी में आरक्षण, शिक्षा में आरक्षण, चुनाव लड़ने में आरक्षण। तो इस तरह से ये व्यवस्था भारत में है जो आरक्षण के लिए है। और इसी मुद्दे पर नई 2 याचिकाएं सुप्रीम कोर्ट में जब दाखिल हुई तो उसमें यह मांग की गई कि आय के आधार पर सभी वर्गों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए, चाहे वो एससी हो, चाहे एसटी हो, ओबीसी हो या फिर ईडब्ल्यूएस हो। चूंकि ईडब्ल्यूएस में पहले ही, चूंकि वो इकोनॉमिक वीकर सेक्शन है, गरीबों को उसमें आरक्षण मिलता है, तो उसमें से पहले ही ये व्यवस्था है। और दूसरी तरह से अगर देखा जाए तो ओबीसी में भी ये व्यवस्था लागू है कि 8 लाख कमाने वाले या उससे ऊपर कमाने वालों को क्रीमी लेयर के दायरे में रखा जाएगा, यानी कि 8 लाख से कम जिनकी आय है वो सिर्फ ओबीसी का आरक्षण ले सकते हैं। लेकिन एससी एसटी में यह व्यवस्था नहीं है। और खास बात यह है कि जिन लोगों को आरक्षण मिल चुका है और सामाजिक तौर पर, शिक्षा के क्षेत्र में और आर्थिक तौर पर वो सबल हो चुके हैं, उसके बावजूद वो आरक्षण लेते रहते हैं। यही कहना है याचिकाकर्ता का इस मामले में। तो इन स्थितियों के मद्देनजर सुप्रीम कोर्ट से मांग की गई कि आय के आधार पर सभी वर्गों में आरक्षण की व्यवस्था की जाए। केंद्र सरकार ने अपने हलफनामे में साफ तौर पर इसका विरोध जताया और सुप्रीम कोर्ट से कहा कि इस मामले में न्यायिक हस्तक्षेप की जरूरत नहीं है, क्योंकि एससी एसटी का जो आरक्षण है वो संविधान प्रदत्त है और सीधे तौर पर आर्टिकल 341, 342 में उद्धृत किया गया है, लिखा गया है। तो ऐसी स्थिति में संसद ही एकमात्र वो जगह है जहां पर इस आरक्षण की सूची में कोई बदलाव किया जा सकता है। और यह स्पष्ट हो गया कि केंद्र सरकार तैयार नहीं है इन याचिकाओं में जो मांग की गई है उनको मानने के लिए। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार के हलफनामे पर अपना क्या रुख रखता है, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट कई मौकों पर यह कह चुका है कि आरक्षण देने के समय में जब यह तय किया गया था कि हर 10 साल में रिव्यू किया जाएगा, तो आखिर वो रिव्यू क्यों नहीं किया जाता और आरक्षण की व्यवस्था में कोई बदलाव क्यों नहीं किया जाता, या फिर जो लोग सबल हो चुके हैं उनको आरक्षण क्यों मिलना चाहिए। ये बहस वर्षों से जारी है और इस बहस के पीछे 2 कारण हैं। सबसे बड़ा कारण यह है कि जब आरक्षण दिया गया था तब यह वादा किया गया था, या यूं कहें कि यह तय किया गया था कि हर 10 साल में पुनर्विचार किया जाएगा, लेकिन वो पुनर्विचार नहीं किया गया। और जबकि दूसरी ओर एससी एसटी का आरक्षण लेने वाले अगर शिक्षा के क्षेत्र में, शैक्षणिक तौर पर, आर्थिक तौर पर और सामाजिक तौर पर भी अगर सबल हो जाते हैं, उसके बावजूद उनकी आगे की पुश्तें आरक्षण लेती रहती हैं। ये 2 विषय हैं जिन पर चर्चा होनी जरूरी है और ये चर्चा अब सुप्रीम कोर्ट के दहलीज पर है। अब देखना यह है कि सुप्रीम कोर्ट में जो 2 याचिकाएं हैं उनके आधार पर सुप्रीम कोर्ट इस मामले में केंद्र सरकार की ओर से हलफनामे में दी गई दलील पर अपना स्पष्ट रुख क्या रखता है, और दूसरी अहम बात कि क्या केंद्र सरकार को वो इस मामले में ये कह सकता है कि आप भले ही कोई बदलाव ना करें लेकिन पुनर्विचार तो करें, इस व्यवस्था को ठीक तो करें। पर यह सब होगा सुप्रीम कोर्ट में उस समय जब इस मामले पर अगली सुनवाई होगी। इस मामले में याचिकाकर्ता के वकील अश्विनी उपाध्याय जी से भी हमारी बातचीत हुई। उन्होंने भी साफ तौर पर कहा कि एससी एसटी आरक्षण में अगर क्रीमी लेयर देना हो तो इसके लिए राजनीतिक महत्वाकांक्षा की बहुत बड़ी जरूरत है। देखिए, संविधान की सर्वोच्च व्याख्या करने का अधिकार सुप्रीम कोर्ट को है। अगर सरकार कोई काम नहीं कर रही है, संसद कोई काम नहीं कर रही है, इसका मतलब सुप्रीम कोर्ट आंख बंद करके बैठे, ये ठीक नहीं है। हम सुप्रीम कोर्ट से मांग करेंगे वो बड़ी बेंच बनाए, 5 जजों की बेंच बनाए, 7 जजों की बेंच बनाए, बड़ी बेंच बनाए, इस मुद्दे का समाधान करे। लेकिन जो कोटा सिस्टम है उसमें 10 साल में जो रिव्यू किया जाना था
ये तो काफी पहले कर दिया जाना चाहिए था। आखिर क्यों इतने बरस बीत गए हैं और उसके बावजूद रिव्यू के बारे में सरकारें नहीं सोचती? उसका कारण यह है कि जो एक बार लाभ ले लिए हैं वो 5-5 बार लाभ ले रहे हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो सुरक्षित सीट से चुनाव लड़ते हैं, रिजर्व सीट से पार्षद बनते हैं, रिजर्व सीट से प्रधान बनते हैं, रिजर्व सीट से विधायक बनते हैं और रिजर्व सीट से मंत्री बनते हैं। अगर क्रीमी लेयर सिस्टम आ जाएगा तो वो रिजर्व सीट पे चुनाव नहीं लड़ पाएंगे, उनको कहीं और से जनरल सीट से चुनाव लड़ना पड़ेगा। तो इसलिए अपनी सिक्योरिटी के हिसाब से, अपनी दुकान चलाने के हिसाब से जो दलित समाज के सांसद विधायक हैं इस मुद्दे पे नहीं बोल रहे हैं। जो पिछड़े समाज के लोग हैं या जो आदिवासी समाज के लोग हैं उनको खुद ही संसद में कहना चाहिए कि हमको एक बार फायदा मिल चुका है, अब उन दलितों को, उन आदिवासियों को रिजर्वेशन का फायदा मिलना चाहिए जिन्हें कभी नहीं मिला। यही बाबा साहब अम्बेडकर चाहते थे। हम तो वही चीज मांग कर रहे हैं जो बाबा साहब अम्बेडकर का सपना था। दुर्भाग्यवश लोग बाबा साहब का नाम लेते हैं लेकिन काम वो कर रहे हैं जो बाबा साहब ने कभी सपने में भी नहीं सोचा था। कोई भी सत्ताधारी दल ये जोखिम नहीं लेना चाहेगा कि वो इन दो बड़े वर्गों या यूं कहें कि इतने बड़े वोट बैंक के खिलाफ जाकर कोई कदम उठाए। और शायद यही वजह है कि अब तक कोई भी राजनीतिक दल इस मामले में आगे नहीं आया है। लेकिन देखना यह है कि जब सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे पर यह मामला पहुंचा है और सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में प्राथमिक तौर पर केंद्र सरकार से जवाब तलब भी किया और केंद्र ने जवाब भी दिया, तो आगे सुप्रीम कोर्ट का इस मामले में क्या रुख रहता है। पीयूष पांडे, TV9 भारतवर्ष, नई दिल्ली।